सुरभि जी। बिल्कुल सर। अब एक और बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका के ऑपरेशन पायलट पर ईरान ने बड़ा दावा किया है कि हमारा संवर्धित यूरेनियम चुराने आया था अमेरिका। और घाना में ईरानी दूतावास ने फोटो जारी करते हुए यह दावा किया है, इस्फहान के पास यूरेनियम चुराने की कोशिश की। ये देखिए तस्वीर और वो पोस्ट, और कहा कि इसी दौरान कई हेलीकॉप्टर हमने मार गिराए। चोरी में असफल होने पर ही वेंस को पाकिस्तान भेजा गया। अब प्रोफेसर अमिताभ, ये देखिए इसी बात का उन्होंने जिक्र किया कि आप चोरी नहीं कर पाए थे, इसीलिए आपने जेडी वेंस को बातचीत के लिए भेज दिया, और वो भी पाकिस्तान भेज दिया। जिस बात को मैं इसलिए कोट अनकोट कर रही हूं, क्यों? क्योंकि आप ही ने कहा ये पहली बार था कि खुद जेडी वेंस कहीं पर बातचीत करने के लिए आए हो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर सर, अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को देखते हुए आप क्या अचीव करना चाहेंगे? आपका मोटिव होगा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, या आपका मोटिव होगा उसके संवर्धन यूरेनियम तक पहुंचना, या उसे नष्ट करना, उसे खत्म करना? देखिए, अमेरिका ये कह चुका है कि जो उनके 400 किलो यूरेनियम है वो भीतर कहीं दबे हुए हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता। और हम सैटेलाइट से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो वहां से निकालते हैं कि नहीं। वो ईरान निकाल नहीं रहा है। और रही घाना की अगर विजुअल सही हैं तो मुझे याद है ये तो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो अमेरिकन जो पायलट गिराए गए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए था। तो ये दोनों चीज, तो इसी रेस्क्यू के दौरान उनको इंटेल भी तो मिल गया ना सर, कि उनके लिए कितना चैलेंजिंग है ग्राउंड ऑपरेशन। और वो 200 किलोमीटर दूर था तकरीबन, जहाँ इस्फहान के पास में ग्राउंड रियलिटी तो आपने देख ली ना कि कितनी चुनौतियां आपके सामने होंगी जी। और ये एक नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि हम ताकतवर थे तो हम ताकतवर थे। हमने आपकी ताकत देख ली, आप पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो गए थे। ये सही है कि जो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का, वो ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं करना चाहता था, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजना चाहता, तो जाहिर है कि वो चीज अचीव नहीं कर सकता था जो एक युद्ध में अचीव करता है बिना ग्राउंड ट्रूप के कोई भी राज्य। तो उनमें वो लिमिटेशन थी। लेकिन एक चीज तो है कि ईरान को वो न्यूक्लियर संवर्धन की जो जिद है अमेरिका और इजराइल की, वो माननी होगी, तभी बात आगे बढ़ेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद नहीं करा सकता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको नहीं छोड़ेगी। भारत, ईरान, जितने जैसे देश हैं वो नहीं छोड़ेंगे। और आप तो ये सोचिए, सिर्फ तेल की बात नहीं है, कुवैत, बहरीन, कतर ये लैंडलॉक्ड हैं या सी लॉक्ड हैं। इनके खाने पीने की, ये सवाल, इनके खाने पीने की बातचीत से इन अरब देशों को क्या संदेश मिल गया? हाँ, तो ये बातचीत से अरब देशों को एक इंपॉर्टेंट संदेश ये मिला कि दोनों बातचीत के लिए सीरियस होके आ सकते हैं। ये एक बहुत बॉटम लाइन जो है वो बहुत क्लियर है, और बहुत गर्मा गर्मी भी नहीं देखी गई। मैंने सुरभि जी एक मिनट ज़्यादा लूँगा। मैंने मीडिएशन पे पीएचडी की है अपनी। मैंने 90 के दशक में बोस्निया के मीडिएशन को देखा है। उसमें बहुत तनातनी होती थी। रिचर्ड हॉलब्रुक थे, एक साइरस वॉन्स करके थे यूएन के रिप्रेजेंटेटिव, और बंद कमरे में चीखें, चिल्लाहट और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, पानी की बोतलें फेंकना, ये सब होता था। अभी तक ऐसी रिपोर्ट यहां से नहीं आई। तो मुझे लग रहा है बात आगे बढ़ रही है। वो भी बोस्निया का डिस्प्यूट भी सेटल हुआ था। मुझे लग रहा है जिस लेवल पे दोनों ने इनिशिएटिव लिया है वो कमेंडेबल है। ये पहले हो जाना चाहिए था, ये बाद में हुआ। ये और अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास हो गया, ये भी बहुत जरूरी था यहाँ होना। नहीं तो सवाल तो वही है सोई सर कि आखिर अमेरिका की आगे युद्ध नीति क्या है, क्योंकि दूसरे राउंड शुरू होने की क्या ये तैयारी है, जहां देखिए किस तरीके से अब अमेरिका अपने और हथियार भेज चुका है मिडिल ईस्ट में। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से अभी ये जो विजुअल आप दिखा रहे हैं, अगर अमेरिका यूरेनियम ले जाता, जो इनका ऑपरेशन एक साइड में ऑपरेशन चला था तो इस्फहान के पास में, तो एक सक्सेस मिल जाती है, जिसको कहते हैं साख बचाने वाली बात हो जाती कि हमने यूरेनियम को या तो बर्बाद कर दिया, निकाल लिया, कुछ भी उसके साथ करते। इतने 2 बड़े बड़े जहाज लेके आए थे HC-130, तो जहाँ वो चाहे किसी वजह से वो फेल हो गया ऑपरेशन, उनको डिस्ट्रॉय करने पड़े। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली अमेरिका इस समय में उनको कहीं ना कहीं ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो करें या ना करें, क्योंकि ईरान ने भी हल्का से इंडिकेशन दिया है कि डिप्लोमेसी चलती रहनी चाहिए, लड़ाई चलती रहे तो डिप्लोमेसी चलती रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मेरे हिसाब से, जैसे सुरभि जी, एक छोटी सी बात भी मान जाती, एक छोटी सी बात भी मान जाते, दोनों राजी हो जाते, एक पॉइंट पे मान जाते कि ठीक है आप ये बात मानिए, बाकी में फिर बात करेंगे और हमारी आगे सीजफायर जारी रहेगा, तो शायद लोगों को ज़्यादा राहत होती। लेकिन यहाँ पर एक 1% भी सक्सेस की बात नहीं निकल के आई, जिसकी वजह से अभी शक और भरोसे में कमी अभी भी नजर आ रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ एक और सबसे बड़ा सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि बात इन हालात के बीच में प्रोफेसर अमिताभ, शिया मिलिशिया को लेकर भी सवाल था, उन्हें भी हथियार देकर क्या इंटरनल, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल ये था कि ये क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो सकता है जब इसकी शुरुआत हुई थी। सर, मैं आज ये बात इसलिए बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि अगले फेज ऑफ ऑपरेशन में ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए किस विकल्प को डोनाल्ड ट्रंप चुनेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो उसे अस्थिर करने के लिए अमेरिका की कोशिश
हर स्तर पर सामने आ चुकी है, लेकिन ईरान भी तो पूरी तरीके से कमजोर नहीं हुआ है। और सर, ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हाल ही में जो संदेश दिया गया था उसमें जब जनता ईरान की सड़क पर नजर आई थी, उससे ये साफ एक मैसेज गया था कि कैसे ईरान भी पूरी तैयारी के साथ एकजुट है, ये कहते हुए कि अमेरिका ने उसके ऊपर जंग थोपी है। देखिए, ट्रंप साहब ने कहा कि वी हैव अटैक्ड ईरान, इट्स नाउ फॉर द पीपल ऑफ ईरान टू टेक ओवर द रिजीम। अब वो हुआ नहीं। Exactly. और ये और एम्बोल्डेंड हो गए। वहां भी जो भी ऑपोजिशन होगा, यूथ होगा, जो चाहते थे रिजीम में परिवर्तन होगा, वो भी अब शांत घर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट पर अटैक हुआ है। और नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद या पेट्रियोटिज्म बहुत इस समय उफान पर होगा, और कोई भी ऐसी गतिविधि करेगा रिजीम को बदलने के लिए तो वो उस पर बहुत बुरी तरह से IRGC तो और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी ईरान इस लेवल पर है ग्राउंड में जहां वो सीधा अमेरिका का मुकाबला कर सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मिसमैच है। और इसमें भी हमने देखा कि किस तरह उन्होंने पूरे अमेरिकन ईरानियन एयर को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उनके रेडार ध्वस्त कर दिए, उनके आराम से प्लेन जाता था, आता था, एक दो गिराए तो गिराए, लेकिन ऐसे तो वो निर्बाध रूप से वहां ऑपरेट कर रहे थे। और ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी वो सिर्फ मिसाइल पर ही फोकस्ड थी कि वो मिसाइल फेंकते थे। अमेरिकन इंटरेस्ट को भी उन्होंने हार्म पहुंचाया, और जो सिविलियन एरिया में जो इजराइल में भेजा उसमें भी मिनिमम कैजुअलिटीज हुए। लेकिन उसके कंपैरिजन में ईरान में देखिए कितनी बर्बादी हुई। ये चाहते थे कि कुर्द वहां से आए और वो कंट्रोल करें या उनके खिलाफ, ईरान के खिलाफ वो लड़े, वो भी संभव नहीं हो पाया। कुर्दों का इतिहास अमेरिका के साथ बहुत बुरा रहा है, उनको यूज किया, छोड़े, फिर चले गए। लेकिन जो इनके प्रॉक्सी मिलिशियाज हैं उनको कंट्रोल ईरान को करना जरूरी हो जाएगा अगर ये रिजीम चाहती है कि वो बनी रहे। क्योंकि कतायब हिजबुल्लाह जो इराक में है, हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, और हुतीज तो काफी कंट्रोल्ड रहे। 1 महीने बाद ही उन्होंने मिसाइल छोड़ना शुरू किया। लेकिन शर्तों को एक पूरे रीजन के शर्तों की तरह देखना चाहिए। वन ऑफ ईरान से दोस्ती कर दे और हिजबुल्लाह को एक्टिवेट कर दे, कतैब हिजबुल्लाह का एक्टिवेट कर दे, हुतीज को एक्टिवेट कर दे, तो मुझे लगता है इससे लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ऑफ पीस नहीं होगा। और इजराइल तो मौके खोजता है, जब भी कुछ होगा फिर ईरान पे कोई एक मिसाइल डाल दिया तो सीज फायर खत्म। तो ये सारी चीजों को एड्रेस करना होगा। इस सबके बीच में जो सेंट्रल फैक्टर है वो इजराइल, वो ऑन बोर्ड कितना हो रहा है ये भी समझने की जरूरत है। और जिस तरह से अंग्रेजी में कहते हैं किड्स ग्लव से ट्रीट कर रहा है इसको अमेरिका, मुझे नहीं लगता है कि इन शर्तों पर बिना इजराइल की सहमति के अमेरिका ईरान कोई कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे।